बाबा साहब आम्बेडकर जी के स्मृति में स्मारक बनाना तय हुआ। अटल जी के समय ही नहीं रहा। दुर्भाग्य देखिए, 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया, न होने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर का, बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तब संभव हुआ। वोट बैंक की राजनीति में छुपे हुए लोगों ने, डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्सेदनी करने का प्रयास किया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर समता के लिए और भारत में संतुलित विकास के लिए आरक्षण की लेकर के आए। उन्होंने उसके खिलाफ भी झंडा ऊंचा किया हुआ था। दशकों तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को डिब्बे में डाल दिया था। आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। आम्बेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा? तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम अंबेडकर पर हो रही सियासत पर चर्चा करेंगे। दरअसल कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने अमित शाह के भाषण के एक छोटे से हिस्से पर बवाल खड़ा कर दिया है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सरकार और भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर भाजपा और सत्ता पक्ष पूरी ताकत से विपक्ष को जवाब दे रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे डिबेट पर अपना व्यू दिया है और कहा है कि बाबा साहेब के लिए जो भी किया गया है वो भाजपा और एनडीए की सरकार ने किया है। आज मुकाबला में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या बात सिर्फ अमित शाह के भाषण और अपमान के आरोप पर है या फिर असली सवाल ये है कि अंबेडकर किसके हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रेणु मित्तल और आलोक कुमार। साथ ही हमारे साथ हैं शिवम त्यागी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से, उसके साथ अशोक भारती हैं जो नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, सज्जन कुमार राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए।
स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मुकाबला में आज का सवाल है, बाबा साहेब का अपमान कौन कर रहा है। दूसरा सवाल, अंबेडकर के नाम को सियासी हथियार कौन बना रहा है। अंबेडकर के बहाने कांग्रेस दलित वोट तो नहीं साध रही।
अंबेडकर के संविधान पर सियासत कौन कर रहा है? सारे सवाल हम कोशिश करेंगे जवाब ढूंढने के लिए। और इससे पहले सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी शिवम त्यागी का। शिवम त्यागी, आरोप आप पर है, आरोप अमित शाह पर है कि उन्होंने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। देखिए महाराज जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से क्लिप काट कर जो है कांग्रेस आजकल राजनीति करने चली है, वो उस पूरे 1.5 मिनट के वक्तव्य में से सिर्फ 16 सेकंड्स काट कर उसको लगातार चलाया जा रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने और सभी ने इस पर व्यू रखे हैं, और जो बाइट है वो पूरी पब्लिक डोमेन में है, और उसमें कहीं कोई किसी तरह का मतलब कोई ऐसा वक्तव्य ही नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने उल्टा ये कहा है कि हम तो चाहते हैं कि अच्छा है कि आप अंबेडकर जी के बारे में बात करें। आजकल अंबेडकर जी के बारे में बहुत एक फैशन चल पड़ा है, आप उनके बारे में बात करें, उनके पद चिन्हों पर चले, बेहतरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर जितनी सिचुएशंस आप बाकी विपक्ष की देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से अंबेडकर जी का इन लोगों ने अपमान किया है। ये अंबेडकर जी की बात करेंगे? अरे पहले 296 जो संविधान सभा में सदस्य चुनकर आए थे, उस तक में बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं था। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं तो खासतौर पर 52 में जब बाबा भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़े, उनके खिलाफ लड़े, 54 में जब उनके खिलाफ चुनाव हुआ तो उनके खिलाफ उनको राष्ट्र विरोधी तक के पर्चे बांटे गए। कांग्रेस खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ी। छोड़ दीजिए, अपने समय में खुद को जो है ये दे देते थे भारत रत्न, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार केंद्र में बनी तब उनको मिला। अगर खास तौर पर बात करें 1989 में उनका चित्र तक नहीं था संसद में, वो भी जब समर्थन में हमारी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा, तब उसके बाद जाकर ये सब चीजें हुई। मैं मानता हूं जितना अपमान बाबा भीमराव अंबेडकर का कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर से संबंधित जो है 5 जगहों को डेवलप करना हो, स्मारक बनाना हो, चाहे उनके जन्म दिवस पर समरसता दिवस मनाना हो, और बहुत सारी चीजें। गृह मंत्री अमित शाह का बयान लंबा था। उन्होंने पूरे इलैबोरेट तरीके से ये बताया कि जब कांग्रेस 65 साल में शासन में थी तो उन्होंने 77 संशोधन किए थे। किसी उसका और हर संशोधन के पीछे एक मोटिव था। वो मोटिव सत्ता को बचाने का था और गांधी परिवार को बचाने का था। इतना लंबा भाषण, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जो आप टारगेट कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई इशू नहीं मिला तो इसी इशू पर आप लोगों ने पकड़ लिया क्या उनको? धन्यवाद मारिया जी। मारिया जी, पहले तो ये बताएं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे लिए इशू नहीं है, हमारे लिए राजनीति के वो किताब है जिसको पढ़ के हम लोग राजनीति करते हैं और समाज में रहने के लिए हम लोगों की वो एक प्रेरणा है। तो वो इशू नहीं है, वो मुद्दे नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल न विचलित हो। इन सभी चीज़ों में एक बात तो अच्छी लग रही, कम से कम भारतीय जनता पार्टी और मनुवादी लोग अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से डरने तो लगे हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने संविधान को हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बनाया था, और मैं तो जानता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हर बार इस बात को बोला कि जिन्ना और संघ की सोच में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार से जिन्ना एक संप्रदाय, एक धर्म विशेष का राज्य चाहते थे, देश चाहते थे, उसी प्रकार संघ भी उस समय एक धर्म का राज चाहते थे, और बाबा साहब ने हर समय उसका विरोध किया है। तो बाबा साहब की बातें भारतीय जनता पार्टी अगर आप साथ कर रही है तो ये तो देश के लिए अच्छा है, लेकिन कम से कम एक बात को ध्यान रखें कि आज भी, और आज क्या कल ही की खबर है, बुलंदशहर में आज भी एक दलित घोड़ी पे चढ़ा तो घोड़ी को भी मार दिया गया, घोड़ी जलाने वाले को मार दिया गया, और दलित को भी मार दिया गया। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये देश नहीं है। और अगर आपको बहुत कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कभी ये भंवर मेघवंशी की ये किताब पढ़िएगा। ये इंग्लिश रूपांतर है, आई कुड नॉट बी हिंदू, और ये स्टोरी है ऑफ दलित इन आरएसएस। मैं हिंदू नहीं बन सका। इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस प्रकार से एक दलित को आरएसएस में अछूत मान के किनारे कर दिया गया है। इसी प्रकार से शिवम एक युगल किशोर और उसके बाद मैं आगे है, जाऊंगी। जो शिवम इसका जवाब बिहार से था।
देखिए मैं एक ही चीज कहना उसमें चाहता हूँ, जो बाबा उसमें भी ये भीमराव बातें हैं अम्बेडकर जो की आज 45 जो साल बुलंद से नहीं, कार्यरत बुलंदशहर की जो प्रचारक घटना है हैं। उसका जवाब देंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपका इशू है और मानता आपकी हूं, सरकार है। कानून व्यवस्था को लेकर इस देश में कहीं भी इस तरह की अगर बात होती है, जाहिर है उस पर कार्रवाई होगी। हाँ। लेकिन आप इसको जोड़कर अंबेडकर के अपमान से देखिए, ये तो सबसे ज्यादा आप ही के समय में हुआ है। देश की दलितों की सबसे बड़ी नेता के साथ आपने क्या किया था गेस्ट हाउस कांड में, क्या मुझे बताने की आवश्यकता है? पूरे जन्म जब तक आप सरकार में रहे, 12 से 17 के बीच में कितनी दलित अट्रॉसिटी हुई, आपकी एक बार जबान नहीं खुलती। दलित अट्रॉसिटी की आप बात करते हैं, संदेश खाली में दलित महिलाओं के साथ क्या हुआ, एक जबान में एक शब्द नहीं निकला अखिलेश यादव के। छोड़ दीजिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा दलित अट्रॉसिटी हुई है। ये पिक एंड चूज क्यों करते हैं दलितों को लेकर? इसलिए क्योंकि जब सरकार में थे तो जब नहीं लगता था कि दलितों के सम्मान की बात होनी चाहिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात होनी चाहिए, उनकी जो दलित महिला है उनका सम्मान करना चाहिए, तब तो अपमान कर दिया। लेकिन आज विपक्ष में बैठे हैं, सत्ता में पहुंच नहीं सकते, कुछ भी कर सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो दलितों के जो रखवाले आज आप बन रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। चलिए सज्जन, मुझे ये बताइए कि इस भाषण से ऑपोजिशन इतना परेशान क्यों है, क्यों इतनी दिक्कत हो रही है उनको? देखिए, इसके थोड़ा पीछे जाना होगा कि जब 1980 के दशक से भारतीय राजनीति की परिदृश्य बदल रही थी, जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नए सिरे से और मजबूती से आ रहा था, और ऐसे दौर में महाराष्ट्र में तो दलित पैंथर्स और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उनका एक विमर्श था ही था। उत्तर भारत में बहुत बड़ी जो क्रांति आ रही थी, वो पिछड़ों के विमर्श के साथ साथ कांशीराम ने जो बहुजन का विमर्श लाया, जिसमें अंबेडकर, आप देखें कि पूरे देश में एक नई, जगजीवन राम का दौर खत्म हो गया था, वो चले गए थे। और ये वही दौर है जब जिसको देखते हुए अरुण शौरी ने लिखा था वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, क्योंकि जो अंबेडकर की लोकप्रियता एक नए सिरे से लौटी थी, जो उनके अपने समय में भी नहीं थी। वो 1980 के दशक में एक नई पीढ़ी आई थी, जिसमें एक चेतना आई थी, और उस समय अंबेडकर आए थे। और ऐसे दौर में बीजेपी का हिंदुत्व भी काफी मजबूत हो रहा था, रथ यात्रा, राम मंदिर का मूवमेंट चल रहा था। तो वो मंडल, कमंडल और मनुवादी और बहुजनवादी, इस तरह की बाइनरी में हमने राजनीति को देखा। अब हुआ क्या, 2014 के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद से आप देखें कि बीजेपी का सामाजिक आधार बहुत विस्तृत होकर बढ़ा। उसमें पिछड़े बहुत बड़ी संख्या में आए, और दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा चुनावी तौर पे बीजेपी के साथ आया, अलग अलग राज्यों में। अब ऐसी स्थिति में हिंदुत्व, जिसमें केवल वो ब्राह्मणवादी नहीं है, सावरकरवादी नहीं है, जबकि उसका बल्कि एक सबल्टन बेस जब बढ़ रहा है, जिसमें पिछड़े, आदिवासी और दलित आ रहे हैं, तो विपक्ष के लिए ये एक चुनौती है। क्योंकि विपक्ष को अगर हिंदुत्व के आधार को खंडित करना है, तो उसे फिर से पुरानी जो समीकरण थी, जो कांग्रेस की कोalition ऑफ एक्सट्रीम कहते थे, कि जिसमें समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है वो आए, उसके साथ दलित आए, माइनॉरिटी आए, ये भी आए। तो ऐसे में जब किसके अंबेडकर, आज जो है दलित विमर्श जब खंडित हो गया है, आप देखें BA80 में जो एकीकरण हुआ दलित विमर्श का, कि एक बड़ी पार्टी एक राज्य में उभर रही है, वो बाकियों को खींच रही है। अब हर कोई उससे, चंद्रशेखर आजाद अलग हैं, श्रवण कुमार निराला अलग हैं, मायावती अपनी जगह है, और भी तमाम लोग आ रहे हैं। तो दलित विमर्श बिखर गया है, नई पीढ़ी जो है प्रैग्मेटिक हो गई है। ऐसे में अपोजिशन की स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी तरीके से जो हिंदू वोट का संगठन है, जो मोदी के आने के बाद जो सबल्टन बेस बढ़ा है, ओबीसी, पिछड़े और आदिवासी का, उसको तोड़ा जाए। तो ऐसे में अमित शाह के द्वारा जो बोला गया, उसकी मंशा भले ही कांग्रेस को रिडिक्यूल करने की हो, लेकिन जिस तरीके से बोला गया उसमें कि अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन हो गया है, वो तरीका हमें लगता है निश्चित तौर पे विपक्ष को एक मौका मिला है कि उसको वो उस कॉन्टेक्स्ट से लेके फिर से दलितों के बीच में जाए, और जैसे लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वो हो पाएगा या नहीं? क्या इसका ये जो इशू है उसका इलेक्टोरल डिविडेंड्स एक बार हो चुका है लोकसभा के चुनाव में, रेणु मित्तल, और फिर से उसके बाद जब ये इशू उठा, जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में उठा, उसका रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया, परिणाम हरियाणा के चुनाव में भी देख लिया। क्या ये मुमकिन है? एक एनालिसिस ये भी है मैम कि ये जो डिबेट था कॉन्स्टिट्यूशन पर, वो ऑपोजिशन चाहती थी, खास करके कांग्रेस चाहती थी, भाजपा भी तैयार हो गई। उसके बाद जब डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में शायद एक सेंस आया कि जो भाजपा के जो पॉइंट्स हैं, ये जो उनके प्रवक्ता हैं, वो लोग ने काफ़ी इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर दिया कि जो अमेंडमेंट्स कांग्रेस के ज़माने में हुए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, या फिर उसकी मंशा कुछ और थी, ना कि इनके ज़माने में। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो,
पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। जी। जो एक परसेप्शन बन जाता है, आप वो छोटे छोटे निटी ग्रिटी में आ जाओ, आप उसमें डिटेल में चले जाओ, बहुत पास्ट में रहती है बीजेपी, गड़े मुद्दे उखाड़ने की कोशिश करती है, उस सब का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। एक मोटा मोटा जो फ्रेमवर्क बन जाता है, जो कल हुआ राज्यसभा में, जिस तरह से अंबेडकर में एक कंटेम्पचुअसनेस दिखी अमित शाह जी के बयान में, एक एरोगेंस दिखी, तो इन लोगों ने कैपिटलाइज किया उस पर कि देखिए इतने बड़े दलित आइकॉन है अंबेडकर, इनको रिडिक्यूल किया जा रहा है। मंशा शायद कांग्रेस को और ऑपोजिशन को कटघरे में रखने की थी कि आपने अंबेडकर को यूज़ किया और आपने उसको पॉलिटिकल टूल बनाया, पर जो बाहर निकला, जो परसेप्शन आया कि रिडिक्यूल कर रहे हैं अंबेडकर को, तो ऑपोजिशन ने उस पर कैपिटलाइज किया। राहुल गांधी आपने देखा कि शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो लोकसभा में उनको सफलता मिली, ऑलमोस्ट 100 तक पहुंच गए, शायद अभी भी 99 पर है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो उनका एक वो प्रहार था कि भाई देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन से ये इनको फ़ायदा हुआ, असेंबली में नहीं हुआ इसका। आपने देखा हरियाणा में दलित भाग गया, हाँ। क्योंकि एक जाट का खौफ सामने रखा गया, और महाराष्ट्र में तो क्योंकि जिस तरह से पैसा बटा और जो भी हुआ चुनाव में, उसकी वजह से ओबीसी हो, दलित हो, सब चले गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर चुनाव में यही हो, पर लोकसभा में जो सफलता मिली, राहुल गांधी अभी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये करेंगे तो हमको इससे और फ़ायदा होगा, और बीजेपी इससे, बिल्कुल बीजेपी देखिए हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है, एक परसेप्शन बन रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं, जो ये 1 नेशन 1 पोल ला रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है, इस पर भी सस्पिशन अराउज करना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी आके अगर ऑपोजिशन इस पे अटैक करता है, तो ये जो एक टूल दिया कल अमित शाह ने ऑपोजिशन को, ये मेरे ख्याल में अननेसेसरी था। वो अपने वर्ड्स थोड़े केयरफुली चूज़ करते तो शायद ये इतना बवाल नहीं होता। सच बता रही हैं, मैं रेणु जी की बात से सहमत हूँ। टंग ऑफ स्लिप हो या जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसी वक्त के इंतज़ार में कांग्रेस थी, और जो सिनेरियो है जिस ढंग से आप देख रही हैं कि कांग्रेस के लिए संजीवनी वाला मामला है। अकेले कांग्रेस की बात करें, रेस्ट ऑफ विपक्ष तो अलग बात है, कि एक तरीके से पिछले 10 साल में आप देखेंगे ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से अम्बेडकर से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, वो लंदन का जगह हो या चैतन्य भूमि का मामला हो, या बहुत सारे जो सिग्निफिकेंस चीज़ें थी दलित वोट के लिए, या अम्बेडकर को, अम्बेडकराइट को परस्यू करने के लिए, उन तक जाने के लिए, या उनकी जो मांगे थी बहुत पुरानी, उन सबको बड़े सज्जनता के साथ, बड़े कायदे से उन्होंने पूरा किया, और इन्होंने लगा कि अंदर अंदर मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो गृह मंत्री की ओर से उस स्पीच में एक छोटा सा हिस्सा निकला, जिसके बाद में ये शोर मचा है राज्यसभा में कि किसी हिस्से को, छोटे से हिस्से को आप अगर पब्लिक डोमेन में लाते हो तो क्या वो पार्लियामेंट्री बिहेवियर में रॉन्ग है, राइट है, उस पर भी बहस हो सकती है। और एक नई, लेकिन कांग्रेस के लिए जब आप पूरे विपक्ष को 240 तक ले आते हो, इनको 240 तक बीजेपी को ले आते हो और रोक देते हो 372 के रेशियो से, उसके बाद का दूसरा चक्र है कि उनकी कोशिश है हरियाणा में पराजय के बाद, महाराष्ट्र में दलित वोट के घिसकने के बाद, अब बिहार और दिल्ली की बारी है। दिल्ली में उनकी लड़ाई है केजरीवाल से, और केजरीवाल ने वाकई दलित वोट सारा अपने पास ले लिया कांग्रेस से छीन करके। तो कांग्रेस अगर अपनी पोजिशनिंग को स्ट्रांग करती है तो उसको ये लग रहा है कि वापस आपसे दलित उनके पास वापस आ सकते हैं। अशोक भारती, मैं आपके पास आऊंगी, और उसके बाद मैं ये याद दिला दूं हमारे दोनों जो फोन ऑफ फ्रेंड हैं यहाँ पर स्टूडियो में, रेणु मित्तल और आलोक कुमार जी से, कि अब आप लोग को भी सवाल पूछना पड़ेगा पैनलिस्ट से। तो पहले मैं पूछ लेती हूँ अशोक भारती जी से। अशोक भारती जी, जो बयान है होम मिनिस्टर का, तो क्या वो तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है विपक्ष? अनम्यूट कर लीजिए जी। देखिए, मैं जो गृह मंत्री जी ने जो बात रखी संसद में, मैंने उनका पूरा भाषण सुना है, और जैसे कि पैनलिस्ट ने कहा है, और सुबह से मेरे पास बहुत सारे फोन आए, और उन फोन में बहुत सारे दलितों ने चिंता जाहिर की, और उन्होंने पूछा है कि एज ए नेशनल प्लेटफॉर्म, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टैंड है, जो गृह मंत्री जी ने कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलित समाज में जो गृह मंत्री जी ने जिस टोन में, जिस टैनर में बात कही है, उससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और दलित का अपमान हुआ है, और दलित समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। एक बात नहीं, पर मैं समझता हूं
कि हो सकता है, जैसा कि आलोक जी ने कहा या कुछ लोग मानते हैं, स्लिप ऑफ टंग है। जरूर हो सकता है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब ये बात जो है जब जुबान से निकल जाती है तो फिर इस पर कंट्रोल नहीं रहता। हमारे पूरे समाज में, दलित समाज में, पूरे भारतीय समाज में एक ये भावना चलेगी, क्योंकि पहले से ही दलितों में, खासतौर से अम्बेडकराइट्स जो है, जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं, जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, उन्होंने लगातार ये कहा है, उनको हमेशा से सशंकित है भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रोच है दलितों को लेकर, समाज को लेकर, उस अप्रोच से वो सशंकित। उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पे चलती है, हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को मानती है, और इसलिए वो सशंकित रहते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा ही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का विरोध किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें, अब चूंकि राजनीति तो, जब कोई बात, कोई स्लिप ऑफ टंग होगा, राजनीति तो उस पर होगी, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी अगर सचेत रहते तो शायद इससे वो बच सकते थे, लेकिन अब चीजें उनके हाथ से जा चुकी हैं, उनकी जुबान से निकल चुकी हैं। उसको इनकी जिम्मेदारी, गृह मंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और भारतीय जनता से, देश के दलितों से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। चलिए रेणु मैम, सवाल किससे पूछेंगी आप? मैं बगल में जो, शिवम हाँ, त्यागी हमारे साथ बैठे हैं, इन्हीं से जो भाजपा पूछती के हूँ, प्रवक्ता हैं। हाँ, कि क्यों ये महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बीजेपी अटैक कर रही है कांग्रेस को और गांधी फैमिली को और नेहरू को, अपने एजेंडा पे रहने की जगह वो बार बार दूसरे कैंप में क्रॉस होके ज़बरदस्त अटैक कर रही है। और ये इतना पुराने गड़े मुद्दे, मतलब 1947 से पहले, 1931, 1922, मतलब जो आप सुनते, इतना ज़्यादा हो गया है कि आदमी सुन के सोचता है कि ये क्या, कौन सी राजनीति कर रहा है बीजेपी। देखिए, वो होता है ना कि हम बोले तो बोले क्या, कहें तो कहे क्या। संविधान पर चर्चा इनको चाहिए थी, उसके बारे में बात इनको करनी थी, चर्चा इनके द्वारा मांगी गई। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब पूरे पिछला जितना भी भारत का 75 वर्ष का टेन्योर रहा है, और अगर उसमें से मेजॉरिटी की बात करूं तो सिर्फ एक परिवार ही राज पर रहा है, 58 साल तो एक ही छत्र राज उनका रहा है, तो जाहिर है उन्हीं की बात होगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई अमेंडमेंट्स इंदिरा जी ने 40 बार किए हैं तो इंदिरा जी का नाम हटा के मैं वहां अटल जी लिख दूं कि नहीं अटल जी ने किया है, या फिर नेहरू जी ने जो 7 बार किया उसको बदल को कुछ और लिख दूं, या फिर 42 बार जो आपने जो है आर्टिकल 356 का उपयोग किया इंदिरा जी ने, उसको बदल के उनकी जगह मैं लालकृष्ण आडवाणी डाल दूं। नाम तो वही बताने पड़ेंगे। वन, पहला एक। दूसरा, अटैक, अब जब इस तरह की चर्चा पार्लियामेंट में होगी तो जाहिर है हम अटैक करेंगे। किसी देश के दूसरे ऑपोजिशन को अटैक करने हम जाएंगे नहीं, हमारा धर्म है अटैक करना, और हम करेंगे। और रही बात पास्ट की, मैं एक चीज मानता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट का असेसमेंट पूर्व के गवर्नमेंट द्वारा किए गए कामों के सामने रख के ही होता है। कंपैरिजन अगर आज मुझे देना है कि मैंने क्या किया, एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि भाई हमने इतने घर बनाए, तो उसके बराबर में हम क्या कहेंगे, 58 साल में इस देश में कितने बने, इतने बने। इसके बाद हम शौचालय की बात करते हैं, इसके बाद हम कॉलेजेस की बात करते हैं, इसके बाद हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, इसके बाद हम एयर इंफ्रा की बात करते हैं, और हर जगह हम कांग्रेस को लाएंगे क्योंकि उनको हमें लाना है, हमें कंपैरिजन दिखाना कैसे है। अब एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अंबेडकर की जो बात खासतौर पर उन्होंने कही, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। ठीक है, जाहिर है टोन हो सकता है उनको ऐसा लगा हो, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि 100 बार भी नाम लेने तो कोई फर्क नहीं, लेकिन आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी देश में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खास तौर पर बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा जो काम हुए हैं इस देश के लिए, उनको रेखांकित किया, उनको आगे बढ़ाया, तो तब मुझे लगता है कि सम्मान की भाषा भी उसी तरह से होनी चाहिए थी इस देश में। बाबा भीमराव जी, ये भी तो सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया है भीमराव अंबेडकर को। देखिए, सवाल इस बात का है, सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी सम्मान देते हैं, उनका बड़प्पन है। सवाल यहाँ अमित शाह जी के बयान का है, किसी और की बात नहीं है यहाँ। अगर मान लिया अमित शाह जी ने अपमानित करने वाली शैली में डॉक्टर अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर 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 करके कहा है, तो उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी आलोचना होनी चाहिए। और कोई भी राजनेता, कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आलोचना से लोकतंत्र में परे नहीं होते हैं। अगर उनकी आलोचना हो रही है तो लोकतंत्र का स्वस्थ निशान है ये कि देश की जनता अपने गृह मंत्री को कह रही है कि वो अपनी भाषा सुधारें। इसमें क्या गलत है? जी, और प्रधानमंत्री जी, उन्होंने मेरे को, मैं जो शिवम जी ने कहा हम जानते हैं, उन्होंने चैत्य भूमि पे काम किया, उन्होंने इंग्लैंड में जो मेमोरियल है उसको बनवाया, उन्होंने 26 अलीपुर रोड पर कराया, हम सब इस बात से परिचित हैं।
और इस बात की सराहना करते हैं, नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली देने की नौबत पर आ जाएंगे। आप गाली देंगे डॉक्टर अम्बेडकर के बिल्कुल को नहीं, बिल्कुल एक तरफ सम्मानित करके गाली देने का अधिकार मिल जाएगा आपको? किसी ने नहीं, कहा। ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने कहा ही नहीं। और इसमें ये भी मैं 19 एक चीज जी। मैं ऐड करके पूछ लूं आपसे कि क्या ये सही नहीं है कि सावरकर जी ने कोशिश की थी अंबेडकर जी को हराने की चुनाव में, मुंबई से जब वो खड़े हुए थे? एक नई किताब आई है जी। जिसमें जो चिट्ठियां लिखी उन्होंने अंबेडकर जी ने वो रेखांकित हुई हैं, और उसमें ये कहा गया है, उन्होंने खुद लिखा है कि कैसे वीर सावरकर ने कोशिश किया उनको मुंबई से तो अगर पास्ट की बात हो रही है तो फिर पूरा ही पास्ट बिल्कुल सामने होनी आएगा, चाहिए। सबका पास्ट सामने आपने आएगा, कोशिश सिर्फ और- एक तरफ का पास्ट तो बिल्कुल नहीं आ नहीं आना सकता ना, चाहिए, अगर सबका आना बीजेपी का चाहिए। इतना पास्ट के ऊपर मैं तो इतना कहता हूं फोकस है तो सबका आना चाहिए। 1952 में जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया हिंदू कोड बिल के ऊपर और खास तौर पर दलितों के और ओबीसी के मुद्दे को लेकर, तो उन्होंने खुलकर कहा कि इसको लेकर कांग्रेस जो है बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आती, वो इसको लेकर ध्यान नहीं रखना चाहते। उसके बाद 1954 में कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर को खुद जवाहरलाल नेहरू ने देशद्रोही तक कह दिया। बिल्कुल विमर्श होना चाहिए। और अब एग्जाम्पल पे आता हूं, इन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं हमें है, हम तो उनका सम्मान ही करते हैं। आर्टिकल 44 संविधान बनाने वाले वो हैं, उसके तहत इस देश में यूसीसी आना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर क्या कर गए थे, विरोध ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं तमाम चीजों पर बात करूं तो पहली बार 14 अप्रैल को समरसता दिवस जो मना उनके जन्मदिन पर, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनाया। इसके अलावा अगर मैं खास बात करूं तो यूएनओ में पहली बार बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के समय अगर भाषण हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ। आलोक कुमार जी, और तमाम आपका ऐसी सवाल, चीजें हैं। आप सवाल पूछिए आशुतोष वर्मा से जो सपा के प्रवक्ता हैं। देखिए आशुतोष जी, सपा के प्रवक्ता के साथ शिवम भी आज निशाने पर हैं कि आप बिल्कुल अलग थलग लग रहे हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को खुद इस मसले की संगीनता को समझते हुए लगातार ट्वीट करके बताना पड़ा। लेकिन ये बताइए कि इसमें समाजवादी पार्टी को क्या मिलने वाला है? यहाँ तो लड़ाई पूरी तरह से ऐसी लपक लिया कांग्रेस ने और आपने, तो आपको लगता है कि इस अम्बेडकर को लेकर के जो लगातार बहुजन समाज पार्टी जो कहती रही है, समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगाती रही है कि अम्बेडकर का के साथ न्याय नहीं करने वाली पार्टियों में समाजवादी पार्टी है, तो इस मौके पर क्या देख रही है अपने लिए गुंजाइश समाजवादी पार्टी इस विवाद में? नहीं, धन्यवाद आलोक जी। देखिए, मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कि समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इश्यू मानती नहीं। हम उनको जीते हैं, हम उनके साथ में रहते हैं। पुरानी समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर जो भी समाजवादी पार्टी को देख, पिछले कॉन्स्टिट्यूशन के बाद से ही समाजवादी पार्टी में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का निर्माण किया गया, और उसके बाद से जिस प्रकार से दलितों का आकर्षण समाजवादी पार्टी में है, उसकी वानगी आपने 2024 में जरूर देखी। हम जानते हैं कि इस बार जो एक बड़ा अम्ब्रेला अखिलेश जी ने बनाया है पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों में, उसकी लड़ाई हमें हर मोर्च पे लड़नी है। आशुतोष जी, जब भी जिक्र आता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र आता है या दलितों के प्रति समाजवादी पार्टी का जो व्यवहार रहा है उसका जिक्र आता है। लेकिन मैं जब ये जिक्र की बात कर रहा हूं तो मैं शिवम त्यागी को भी पूछना चाहता हूं कि पूरे इस माहौल में अमित शाह अलग थलग पड़ते हुए क्यों दिख रहे हैं? और ऐसा पहली बार हो रहा है 2014 के बाद से 2024 में कि प्रधानमंत्री को उनके बचाव में उतरना पड़ रहा है पूरी पार्टी। आशुतोष बताएं। मैं इस बात को पूरा करूँ। आलोक जी, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, और ये बात भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने भी मुझसे पूछी गेस्ट हाउस कांड की। गेस्ट हाउस कांड के बाद से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में खुले दिल से राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग गठबंधन कर चुके हैं, और बहन जी ने वहां बोला कि जो पीछे बीत गया उसको खत्म करके हम लोग एक नए अध्याय को लिखने जा रहे हैं। तो जब वो खुद जो पीड़िता थी, उन्होंने खुद बोला कि हम साथ में समाजवादी पार्टी के आएंगे, तो बात वहीं से खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि राजनीति का एबीसी पढ़ने वाला भी इस बात को समझ सकता है, नंबर एक। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो बैकफुट में है। पिछले आपने 10 सालों में कब देखा भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व, खासकर मोदी जी ने बैक टू बैक 6 ट्वीट डिफेंड करने के लिए क्यों किए? उनको पता है कि पूरी पार्टी डिफेंड करने के लिए मूड पे है, और क्योंकि अमित शाह 2 नंबर के आदमी हैं, तो उनके लेवल पे उनको 1 नंबर आदमी को डिफेंड करना ही पड़ेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि ये जो उनके अंदर दिल की बात थी वो जबान पे आ गई है। इसको हमको ऐसे पोर्ट्रे नहीं करना था, क्योंकि जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न पिछले 10 सालों ने इस देश में देखा है वो किसी से छुपा नहीं है। एक एक दलित के दिल में वो बात है कि किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का गला घोटा जा रहा है हर जगह से, और संविधान की बात कर रहे हैं, और बात करते हैं 70 साल पुरानी की बात करते हैं। आज जो दलितों की स्थिति आपने बना रखी है,
जो दोयम दर्जे का आपने नागरिक बना दिया उनको, जिस प्रकार से आप उनके सारे हक छीन रहे हैं, जिस प्रकार से उनके रिजर्वेशन पे कुठाराघात कर रहे हैं, और ये वही अमित शाह थे और आरएसएस थे जिन्होंने आरक्षण के पुनर्मूल्यांकन की बात करी। अभी जो विपक्ष इस घटना से पहले सदन में बिखरता हुआ दिख रहा था, कांग्रेस एक सिरे पे आ गई थी, मुंबई से आपके यहाँ से आवाज आ चुका था कि समाजवादी पार्टी अब अलग हो ले, अलग अलग जगहों से आवाज उठ रही थी कि इंडी गठबंधन से अलग हो ले, दावेदारी बढ़ रही थी। आपको लगता है इस छोटी सी घटना या जितनी बड़ी घटना जो भी है, ये पूरी तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट कर देगी पार्लियामेंट में? ये एक शुभ संकेत है। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे विपक्ष इकट्ठा होता है तो इससे अच्छा इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता, और मैं शुभ दिन मांगता हूँ इस चीज को। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये कहा कि आदरणीय गृह मंत्री जी अलग थलग पड़ गए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर पार्टी आकर, पार्टी के प्रवक्ता और नेता आकर इस देश की जनता को बता रहे हैं, क्योंकि एक चुनाव में 2024 में संविधान के नाम पर जो झूठा नैरेटिव चलाया गया, कहीं ना कहीं वो गलत एडिटेड वीडियोस के माध्यम से जनता तक पहुंचा, जिससे किसी वजह से चीजें इंपैक्ट हुई। इस बार हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि गलत नैरेटिव जाए। आज अपमान करने वाले बहन कुमारी मायावती का कहते हैं वो पीड़िता, बहन कुमारी मायावती कह रहे हैं वो पीड़िता ही अब चुनाव लड़ ली, तो वो तो बात ही खत्म हो जाती है। मानते हैं कि पीड़िता है और पीड़ित किसने किया ये भी मानते हैं। आज वो कहते हैं कि नहीं हम बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ खड़े हैं। जिस पार्टी ने पूरे समय उनका अपमान किया, उनको भारत रत्न तक नहीं दिया, आज उनको भी जरूरत है। हम यही तो कह रहे हैं, आज वो भी चाहते हैं कि उन बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से ही चलिए, थोड़ा सा एज मिल जाए। लेकिन जनता ने 2024 के बाद 2 चुनाव में दोनों ही जगह आपको बहुत अच्छे तरीके से आईना दिखाया कि एक काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और झूठ बोलकर आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते। रही बात प्रधानमंत्री के 6 ट्वीट्स की, 6 क्या हम 600 भी करेंगे। जनता के बीच में मैसेज होना चाहिए। अगर इस देश की सरकार ने बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कुछ किया है तो हमें बताने में कैसा परहेज। अरे जो अपमान करने वाले थे वो तक तो आप बातें कर रहे हैं। मैं 10 सेकंड में इसका जवाब दूंगा। 10 सेकंड। हाँ दे दीजिए आशुतोष जी, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। नहीं, देखिए ये तो इनकी बड़ी अजीब सी है कि अगर ये जीते तो इनके चाणक्य सूडो चाणक्य की कहानी है, और हम जीते तो जनता मूर्ख बन गई है। आप किस गलतफहमी में रहते हैं? इसी 2024 में हमने भी आपको हराया है। एक मिनट शिवन जी, अपने हाँ ठीक है। संविधान को खत्म करने के लिए, संविधान को बदलने की आवाज हमारी पार्टी से नहीं आई। आपने सही कहा। ये शिवम त्यागी का इसके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि इनके ही अपने सांसद बोल रहे थे। शांत हो जाइए। रेणु मित्तल जल्दी से बोलिए। एक बात गलतफहमी मत रहिए, जनता बहुत 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 विवेकपूर्ण है जनता, तभी तो जीते हम। जी जल्दी बोलिए। एक बात ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जो कांग्रेस ने जो किया पिछले 75 सालों में जो हुआ, उसके बाद जब 2014 में वो 44 सीट्स पर आई, तो ये एक रिजल्ट था एरोगेंस ऑफ पावर का, जो उन्होंने सोचा कि हम ही सब कुछ हैं, हम ही एरोगेंट हैं, हमसे अलावा कोई नहीं। उसके अगले चुनाव में 54 आई। तो ये जो है ना, ये एक सिस्टम है, एक साइकिल है। अगर जो भी पार्टी सोचती है कि वो कुछ भी कह सकते हैं और उसके आगे कुछ नहीं होगा, तो उनको ये सोचना चाहिए। मेरे कि पास जो कांग्रेस के साथ फाइनल हुआ, वो कमेंट उनके साथ के भी लिए हो सकता सज्जन है। कुमार के पास मैं जाऊंगी। सज्जन कुमार, आपको क्या लगता है ये जो पूरा डिबेट है वो अब किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या आपको लगता है ये क्योंकि सवाल यही है अंबेडकर किसके हैं, इस पर सियासत चल रही है, ये नहीं है कि हम होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या बयान दिया है, वो तो बस एक छोटा सा इशू है इसमें। देखिए 1980 और 90 तक अंबेडकर जो थे वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड थे कि किसके नहीं है पॉपुलर परसेप्शन में। लेकिन जैसा हमने कहा कि NDA 1 और खासकर 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी की सरकार ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा पहल की, काम किया, तो अभी क्या हो गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इतना प्रोलिफिकली लिखा कि अगर आप जिस भी विचारधारा से अपने पक्ष में कुछ अंश उनका देखना चाहें आपको मिल जाता है। इसलिए आज जो अंबेडकर हैं वो सबके अंबेडकर हैं। पहली तो ये बात रही। डिबेट अब ये आगे कैसे जाएगा यह मामला, तो देखिए बड़ी मुश्किल से बीजेपी के ऊपर जो एक बैगेज था, और ये परसेप्शन का बैगेज था, रियलिटी का नहीं, कि 1990 के समय में जब पिछड़ों के द्वारा हिंदुत्व का भी विमर्श जा रहा था, उस समय भी मंडल वर्सेस कमंडल, पिछड़ा बहुजन वर्सेस ब्राह्मणवादी का एक फ्रेम से बीजेपी को नापा गया। ऐसी स्थिति में मोदी के साथ जब बीजेपी ने अपना एक बहुत ही व्यापक आधार बढ़ाया है दलितों के बीच में और उसके अलावा बाकी पिछड़े और आदिवासियों के बीच में, तो बीजेपी को बड़ी मुश्किल लगी अब परसेप्शन को बदलने में। ऐसे में ऐसी छोटी छोटी जो अंश हैं, निश्चित तौर पे अपोजिशन को ये एक मौका मिला है कि फिर से जो बीजेपी की पुरानी धारणा थी कि ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, मनुवादी पार्टी है, जिसका समय समय पर आक्षेप होता है लेकिन चुनावी राजनीति में या जमीन पे उतना नहीं देखता, उनको मिला है। तो मुझे लगता है चूंकि अभी
दलित विमर्श अंबेडकर अब सबके हैं। अंबेडकर, भगवा अंबेडकर भी हैं, नीला अंबेडकर भी हैं, गांधीयन अंबेडकर भी हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में जो पढ़े लिखे जो दलित समाज के लोग हैं उनकी एक अलग सोच है, दलित जो जमीन पे हैं उनकी थोड़ी एक व्यवहारिक सोच है। तो ऐसे में अंबेडकर इतने तरीके से उनको लोग अपना रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसका एक राजनीति में वास्तविकता में असर पड़ेगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, नैरेटिव के मामले में निश्चित तौर पे बीजेपी एक स्टेप पीछे हुई है। ये एक स्लिप ऑफ टंग था जिसने अपोजिशन को फिर से एक लंबे समय के लिए दे दिया है कि बाबा साहब को लेके इनके अंदर जो भावना है वो दिखावे की तरह। सो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए बड़ी ही एक सावधानी वाली क्षण है जहां पे उन्हें ये सिद्ध करना होगा कि जितने काम अभी तक हुए हैं वो एक व्यवहारिक नहीं बल्कि एक वैचारिक भी स्वीकार्यता है अंबेडकर की। तो नैरेटिव में अंबेडकर का विषय जो होगा वो डिविजिव होगा, लेकिन व्यवहारिकता में आप देखें इतने ज्यादा अंबेडकराइट फोरम्स हैं और दलित समाज इतना प्रैग्मेटिक हो गया है कि वो केवल विचारधारा और सांस्कृतिक मुद्दों से नहीं बल्कि मटेरियल पॉलिटिक्स। और देखिए दलित समाज की जो सबसे आखिरी बात है, दलित समाज की एक बहुत बड़ी एक विवशता ये है कि चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर समाज है, तो जो भी सरकार से उन्हें लगता है मटेरियल रूप में उन्हें ज्यादा योजनाएं मिल रही हैं, लाभ मिल रहा है, बेनिफिट्स के बेसिस सुरक्षा की भावना नहीं मिल रही, वेलफेयर तो वो स्कीम्स कांग्रेस को दिया, बीएसपी को दिया और अब बीजेपी को दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा उस आधार पर। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल द गेस्ट्स जो हमारे साथ यहाँ पर इस एडिशन ऑफ मुकाबला में जुड़े। कल फिर आएंगे और एक नए इशू पे मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।